हेलो ब्रदर्स। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल करा के चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 फिजिक्स का चैप्टर 3 क्लास 9th ग्रेविटेशन। हम लोग शुरू करेंगे ग्रेविटेशन। ये है ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन क्या है बाबू? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यानी कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में दो बॉडी एक दूसरे पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, उससे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे ये दोनों है तो ये क्या करेगा, ब्लू वाला ब्लैक पे फोर्स लगाता है, ब्लैक वाला ब्लू पे फोर्स लगाता है, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो टॉपिक होगा आपके बुक में वो होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दिया गया था भाई आइजैक न्यूटन द्वारा, बाई आइजैक न्यूटन। ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये बाई आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया था। तो अब देखेंगे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितना बॉडी है सब एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं विथ ए फोर्स, एक फोर्स के साथ है। व्हेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आइए हम समझाते हैं आप लोगों को ये क्या बोलना चाहता है। यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है पूरे यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स। उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब देखते कैसे ये होता है। तो जो फोर्स लगता है वो दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, मान चलिए दो बॉडी है, हम दो बॉडी के बीच की बात करते हैं। पूरे यूनिवर्स में मान लीजिए अभी एक बॉडी ये हो गया ए, एक बॉडी हो गया बी, क्लियर। तो इसका मास क्या होगा, एम ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसका हो जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अब दोनों की जो डिस्टेंस लेंगे वो सेंटर से लेंगे, जो दोनों का डिस्टेंस होगा उसको सेंटर से लेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, आर, या उसको चाहे तो हम लेंथ को क्या मान लें, डी भी मान लें। जो ए बी का लेंथ है यानी ए बी इक्वल टू आर, यह क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है दोनों बॉडी की बीच की। जो बात कर रहा है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो बोल रहा है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, यानी सभी बॉडी है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स होता है उन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूरी जो होता है डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि कोई दो बहुत बड़ा बड़ा मास है तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। अगर कोई छोटा मास है तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नज़दीक डिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। आइए समझते हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो बोला गया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, तो मास ऑफ ए इंटू मास ऑफ बी। देखिए, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहला पॉइंट हो गया ये। दूसरा बोला है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा दोनों के बीच की दूरी को, क्या होगा, स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच की दूरी जो क्या है, आर है, वो उस स्क्वायर टाइम से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा। समझ में आया। तो आप देखिए बाबू, जो यही एफ होता है तो एफ इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा एम ए इंटू एम बी अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स। कितना फोर्स लगा किस पे डिपेंड करेगा, उन दोनों के मास के और उन दोनों के बीच की दूरी को। आगे चलते हैं बाबू, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब आगे देखिए क्या होगा ये। तो इसको अगर हम आगे ले जाए बाबू, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे आता है जी, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको बोलता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, m1 इंटू m2। वहीं m1 इसको m2 मान लिए, चाहे ma इंटू mb भी लिख सकते हैं। आइए
मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिटवीन आर स्क्वायर। ये होता है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स कितना लगा, ठीक है। तो ए फिजिकल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या जी इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सब सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, वो होता है। ये जी होता है जो कांस्टेंट होता है बाबू, इसका वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू जो जी का होता है 6.67, इतना ही किसी बुक में होता है, या किसी बुक में 6.673 होता है इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इतना होता है। तो इस फोर्स का जो होगा वैल्यू कितना होगा टोटल, एसआई यूनिट, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर, किलोमीटर, केजी मतलब किलोमीटर। अब इसकी बात करेंगे बाबू, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हेनरी के द्वारा, ये दिया गया था हेनरी कैवेंडिश, ये जो दिया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया था। ओके, अब देखेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग देखेंगे कि इस फोर्स से क्या हो सकता है। जैसे जितने भी बॉडी यूनिवर्स में है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बट हम लोग को फील नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे तुच्छ मास हैं, ठीक है। इस पूरा यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े मास होते हैं, वहाँ पे ये फोर्स काम करता है ज़्यादा। हम लोग में भी फोर्स काम करता है, जैसे हम यहाँ पे हैं, कोई मेरे बगल में है तो हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो हमको भी फोर्स लगा रहा है, बट वो क्या होता है नेग्लिजिबल, क्योंकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते, ठीक है। तब ये मत आप लोग जाके बोल रहे किसी से कि हम तुम पर फोर्स लगा रहे हैं, तुम मेरे पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो नहीं समझ पाएगा बहुत लोग, क्योंकि बोले कहाँ फोर्स लगा रहे हैं देखो तो, ठीक है। तो ये होता है बहुत बड़े बड़े मास के लिए यूनिवर्स में, तो इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गए, तो कुछ इसके पॉइंट बताते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फिर आगे चलते हैं, तब तक नोट कीजिए। तो ये 2-3 कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है द फोर्स डेट बाइंड अर्थ टू अर्थ, जो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फोर्स है वो हमें अर्थ से क्या करता है, बांध के रखता है। दूसरा दिया है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, जो मून का मोशन होता है सन की तरह, उस किसके द्वारा होता है, तो वही यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा। द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो फोर्स होता है बाबू ए फिजिकल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जो प्लैनेट की बात करेंगे, यूनिवर्स की बात करेंगे, तो इस सब का मास बहुत ही हाई होता है, दोनों का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा। जब बहुत ज़्यादा मास होगा तो फोर्स क्या होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि इन लोगों का मास होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसमें फोर्स भी क्या होते हैं, ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। हम लोग भले ही फील ना कर पाते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब मास बड़ा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। उसके वजह से 3-4 पॉइंट है जो लिखवाया गया, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो अब हम लोग का बच गया है केपलर लॉ, जिस पे हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, केपलर लॉ। तो इसको नोट कीजिए, हम लोग चलते हैं केपलर लॉ में। ये है केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है, जिसका दिया गया था किसके द्वारा बाबू, दिया गया था इट इज गिवेन बाय जोहान्स केपलर, और ये 3 लॉ दिए थे 16वीं सेंचुरी में, यानी 16वीं सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में केपलर 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ है बाबू, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज ए इक्लिप्स विथ द सन एट 1 फोकाई। नहीं समझ में आया पढ़ के, आइए डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि अगर सर्कल होता है बाबू, ये सर्कल है, अगर सर्कल को थोड़ा सा दाब दो दोनों तरफ से तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा इलिप्टिकल, ऐसा इलिप्टिकल बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए ऐसा इलिप्टिकल बनेगा, ठीक है। तो ये है इलिप्टिकल पार्ट, थोड़ा सा चिपटा पार्ट है। तो ये है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इन इलिप्टिकल पाथ विद द सन ऑफ 1 फोकाई। कहने का मतलब जैसे सेंटर में क्या होता है, सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है, उस तरह यहाँ पर सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ से सर्कल के सेंटर से हर एक पॉइंट की दूरी क्या होती है, अगर ये आर तो ये भी क्या होता है, आर सेम होता है। बट जो इलिप्टिकल पाथ होता है उसमें 2 फोकाई होते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पे, एक मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस दोनों को बोलते हैं फोकाई। फोकाई क्या है, फोकस का प्लूरल फॉर्म है, FOCI। अब बात करते हैं फर्स्ट लॉ समझने की। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, सन, यहाँ पे क्या है, सन, एक फोकाई पर सन है, और कहीं प्लैनेट मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लैनेट है जिसको अर्थ मान लीजिए, या कुछ भी कोई प्लैनेट मान लीजिए, प्लैनेट
ये क्या है, प्लानेट। प्लानेट जो ये घूमेगा प्लानेट, तो वो ऑर्बिटल पाथ पे घूमेगा और एक ऑर्बिटल पाथ के फोकाई पे क्या होगा, सन। तो वही बोला है द ऑर्बिट ऑफ ए प्लानेट, जो प्लानेट का ऑर्बिट है इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ है इसका, ऑर्बिट मतलब पाथ कैसा है, इलिप्टिकल, विथ द सन एट वन फोकाई, किसी भी एक फोकस पे क्या होगा, सन। फोकस का ही प्लूरल फॉर्म है फोकाई। तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ, यानी कि इलिप्टिकल पाथ में एक फोकाई पे सन रहेगा और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे यानी घूमेंगे। ये केपलर का फर्स्ट लॉ था। सबसे अच्छा सेकेंड और थर्ड लॉ है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सेकेंड और थर्ड लॉ को और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं सेकेंड और थर्ड लॉ पे। ये है केपलर सेकेंड लॉ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सेकेंड लॉ को, ठीक है। बोला है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल इंटरवल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ध्यान से, केपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो एक इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। बोलता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, यानी प्लैनेट और सन से लाइन ज्वाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले जब इलिप्टिकल पाथ होता है तो इसका दो फोकाई होता है, हमें भी पता है, फर्स्ट लॉ में पढ़े थे। तो ये दोनों क्या है, फोकाई है। तो एक फोकाई पर मानते हैं कि क्या है, सन, इसको मानते हैं हम लोग सन, लिख देते हैं सन, ठीक है। और एक यहाँ मानते हैं प्लैनेट, क्या मानते हैं, प्लैनेट, प्लैनेट, ये हुआ प्लैनेट। तो बोला है लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, तो इससे एक हम लाइन ज्वाइनिंग कर दिए, ठीक। अब बोला है सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान के चलिए कि जो प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, तो हम मानते हैं कि 30 दिन में कितना करेगा। तो मान लीजिए कि 30 दिन में 30 डे, 30 डे में अगर हम बात करते हैं हम 30 डेज की, 30 डे बाद देखिए कि जो प्लैनेट यहाँ पे है इसको मानते हैं पॉइंट ए। जो पॉइंट ए पे है वह कुछ ट्रेवल करके दूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके पॉइंट बी पे आ गया। कहाँ आ गया, पॉइंट बी पे। तो कितना एरिया कवर किया, तो ये जब लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो ये एरिया हमें क्या मिल जाएगा, कवर एरिया, ठीक है। इसको हम ब्लू से मार्कर से रंग देते हैं, ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया का नाम रखते हैं एरिया 1, एरिया ए मान लेते हैं इसको, एरिया ए। अब बोला है फिर 30 डे में, अगर ये 30 डे की बात करेंगे 30 डे में यहाँ पहुँच जाएगा, मान लीजिए नेक्स्ट 30 डे में कितना दिन में, 30 डेज, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ से प्लैनेट यहाँ आ जाएगा लोकेशन सी पे, कहाँ पे आ जाएगा, लोकेशन सी पे, तो फिर लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो जो ये एरिया मिलेगा, ये एरिया जो रेड से दिखा रहे हैं, रेड से बाबू ध्यान दीजिएगा, जो ये एरिया मिलेगा, एरिया नाम रखते हैं 2, एरिया बी। तो इसके अनुसार बोला गया है जो सेकेंड लॉ के अनुसार कि एरिया ए इक्वल टू एरिया बी, यानी कि दोनों एरिया आपस में बराबर होगा। तो आप बोलिएगा कैसे सर, इसका तो एरिया ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि बड़ा है। बाबू ये छोटा है पर चौड़ा तो है। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर हम सर्कल की बात करते हैं ध्यान से, यहाँ पे अगर देखिए कैसे समझने की बात करिए, अगर हम धागा बांध के अगर धागा बड़ा करके घुमाएंगे तो धागा लेट से आएगा, लेट से राउंड करेगा। अगर छोटा रखेंगे घुमाएंगे तो जल्दी जल्दी आएगा। तो बात क्या है कि जब यहाँ पे इसका रेडियस ज़्यादा था, यानी कि जो धागा की बात करते हो अगर लंबा है तो धीरे धीरे स्लोली आएगा, इतना ही दूरी कवर किया। लेकिन जो इसका लेंथ है वो तो उतना है ना। अब बट यहाँ करोगे सर इतना, ये इतना कहाँ से हो गया, इसलिए कि इसका साइड छोटा था, रेडियस क्या है, छोटा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस छोटा है, तो जल्दी जल्दी घूमेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर धागा बांध के ऐसे घुमाइएगा, ज़्यादा बड़ा धागा करिएगा तो उसको राउंड मारने में टाइम लगेगा, लेकिन छोटा धागा करिएगा तो राउंड जल्दी जल्दी मारेगा, ठीक है। तो उसी से होता है कि जो ये इक्वल एरिया होगा वो भी इसके बराबर होगा, यानी कि 30 दिन में जितना दूरी ये तय किया है 30 दिन में उतना दूरी ये भी तय किया था। यही है केपलर का सेकेंड लॉ। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा सेकेंड लॉ क्या है केपलर का, ठीक है। तो सेकेंड लॉ केपलर का यही था। अब हम लोग चलते हैं केपलर के थर्ड लॉ पे, इसको नोट कीजिए ध्यान से बाबू। देखेंगे केपलर थर्ड लॉ, बोला है द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर इट्स ऑर्बिटल पीरियड। तो ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, ऑर्बिटल पीरियड उसी को बोलते हैं जब कोई प्लैनेट एक चक्कर कंप्लीट करता है और एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पीरियड। तो यहाँ पर हम मानते हैं ऑर्बिटल पीरियड की बात करते हैं, इसको मानते हैं टी है, ठीक है, कितना है, टी है।
और बोला है कि डिस्टेंस कितना है, मीन डिस्टेंस कितना है, आर, मीन डिस्टेंस आर है। तो इसके अनुसार जो बोला है द क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस, तो क्यूब रूट यानी मीन का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर ऑर्बिटल टाइम पीरियड। स्क्वायर यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टी के स्क्वायर के, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बोला गया है केपलर का थर्ड लॉ। बट आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं मीन डिस्टेंस क्या बोला है। जैसे कि बाबू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है हमको, तो अगर बात करेंगे, अगर हम प्लैनेट की, देखिए ध्यान से समझाने के लिए बता रहे हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। अगर एक कोई प्लैनेट यहाँ पे है, प्लैनेट क्या है यहाँ पे, PLANET प्लैनेट। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक प्लैनेट की दूरी और यहाँ से यहाँ, यानी कि ये वाला लेंथ है, इसका प्लस इसका सम, इसका प्लस इसका सम बराबर होगा यहाँ से कहीं भी जाएगा तो यहाँ से देखिए इसका प्लस इसका सम इक्वल टू इसका प्लस इसका सम, ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये दोनों होगा, ठीक है। व्हेन योर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट को उछालेंगे नीचे क्या करेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे वो क्या करेगा, अर्थ की तरफ गिरेगा। तो वही बोला है व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन दीज आर कॉल्ड द फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स के लोग क्या करते हैं, फ्री फॉल होती है, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। तो ये था आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट आगे देखेंगे। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी करें। धन्यवाद।